नमस्कार। आज हम फेज़ रूल का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फेज़ रूल के बारे में पढ़ा। फेज़ रूल में काम में आने वाली विभिन्न डेफिनेशंस अर्थात पदों एवं परिभाषाओं को हमने पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने फेजेस के बारे में पढ़ा अर्थात प्रावस्थाएं क्या होती हैं एवं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा अर्थात घटक क्या होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं तथा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम कैसे कैलकुलेट करें, यह सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम वेरिएबल्स के द्वारा काउंट करते हैं। वेरिएबल्स अर्थात चर अर्थात वे मात्राएं जिनकी वे चर या वे मात्राएं जिनके मान किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम चर कहते हैं। ये चर हो सकते हैं ताप, दाब, संगठन अर्थात कॉम्पोजिशन। इन्हें हम स्वतंत्र चर मानते हैं अर्थात फ्री वेरिएबल्स मानते हैं। अतः किसी भी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि इन वेरिएबल्स की वह न्यूनतम संख्या है जिन्हें तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक है। अर्थात किसी भी तंत्र के संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के लिए, पूर्णतया उसको एक्सप्लेन करने के लिए जितने हमें न्यूनतम वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है, उन मिनिमम वेरिएबल्स को हम स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। और ये वेरिएबल्स, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। स्वतंत्रता की कोटि को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को ध्यान में लेते हैं, यानी उनको आगे विचार में उनके लिए विचार हम करते हैं। सर्वप्रथम तो यही एग्जाम्पल हो जाता है कि जैसे अंतरिक्ष है अर्थात स्पेस है, स्पेस में कोई बॉल यानी कोई गेंद है, उसकी स्थिति को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसकी स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए या जानने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स अर्थात 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो कि 3 निर्देशांक हैं, यह उस गेंद की स्थिति को जानने के लिए, उस बॉल की स्थिति को जानने के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। अर्थात स्पेस में किसी भी बॉल की स्थिति, पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 यानी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई एक ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में एक जमीन पर बॉल उपस्थित है या बॉल रखी हुई है या बॉल पड़ी हुई है। इस बॉल की स्थिति हम 2 वेरिएबल्स या 2 कोऑर्डिनेट्स के द्वारा जान सकते हैं, और x और y। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो 2 वेरिएबल्स हैं, और ये 2 वेरिएबल्स ही क्या कहलाएंगे, स्वतंत्रता की कोटि। अर्थात मैदान में पड़ी हुई गेंद की स्थिति को जानने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस गेंद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से हमने एक ग्रूव बना दी अर्थात एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बना दी, नाली बना दी, और उस ग्रूव में हमने गेंद को, बॉल को रख दिया। अब इस बॉल की स्थिति हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस बॉल की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें केवल एक चर की आवश्यकता होगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होगी। अतः इस बॉल की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी चाहिए होंगी, ओनली 1, केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने KCl पोटेशियम क्लोराइड ले लिया और उसको जल में घोल दिया। कुछ निश्चित मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड ले लिया और उसको निश्चित मात्रा के जल में हमने घोल दिया। अब इस पोटेशियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन यानी
इसकी कंसंट्रेशन, इस तंत्र की कंसंट्रेशन यानी इस तंत्र को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, इस तंत्र को हम व्यक्त करने के लिए हमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है तथा सिस्टम का कॉम्पोजिशन कितना है। कॉम्पोजिशन मतलब इस केसीएल विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा हम इसका कॉम्पोजिशन ज्ञात कर लेंगे और टेम्परेचर ज्ञात करेंगे। तो टेम्परेचर और केमिकल कॉम्पोजिशन 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी इस केसीएल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, या सॉल्यूशन ऑफ केसीएल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी 2 वेरिएबल्स टेम्परेचर और केमिकल कॉम्पोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से अब यही जो केसीएल सॉल्यूशन है इसको यदि हम सैचुरेट बना दें, संतृप्त बना दें। संतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनमें और अधिक विलेय मिलाने पर वो विलेय यानी सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूबल ना हो सके यानी अनडिजॉल्व्ड रह जाए, अर्थात उसमें अविलेय वह रह जाए और अधिक मैक्सिमम कंसंट्रेशन यानी मैक्सिमम सॉल्यूट मिलाने के बाद थोड़ा सा भी अधिक मात्रा हम सॉल्यूट की उसमें मिलाते हैं तो वह सॉल्यूट अनडिजॉल्व्ड अवस्था में रह जाता है यानी अघुलित अवस्था में रह जाता है। इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन अर्थात संतृप्त विलयन। तो यदि केसीएल का हमने संतृप्त विलयन ले लिया, संतृप्त विलयन किस तरह से लिया? हमने पानी लिया, पानी में केसीएल हमने घोला, घुल गया, और केसीएल डाला, घुल गया, और केसीएल हम तब तक डालते रहे जब तक कि केसीएल ने घुलना बंद नहीं कर दिया। तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन जो होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए यानी इसको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी? हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी, टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि संतृप्त विलयन में केसीएल का संतृप्त विलयन बनने के लिए निश्चित अमाउंट के विलायक में, निश्चित मात्रा के विलायक में यानी 100 ग्राम विलायक में कितना केसीएल विलय करना है उसकी मात्रा फिक्स होती है, यानी केसीएल की जो अमाउंट है वो फिक्स होता है, और अमाउंट फिक्स है, ऑटोमेटिकली फिक्स है, बट हमें केवल टेम्परेचर को बताने की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात केवल एक चर ताप के द्वारा हम इस संपूर्ण तंत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन का संगठन निश्चित होता है। अतः केसीएल का संतृप्त विलयन कैसा होगा? मोनोवेरिएंट अर्थात एक चर। तो एक चर को हम कहते हैं मोनोवेरिएंट। यदि द्विचर तंत्र होता है उसको कहते हैं हम बाईवेरिएंट, और यदि त्रिचर तंत्र होता है तो हम उसको कहते हैं ट्राईवेरिएंट। तो केसीएल का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा एक चर अर्थात मोनोवेरिएंट होता है, और केसीएल का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमेशा बाईवेरिएंट होगा। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक पात्र है और उस पात्र में एक गैस हमने भर रखी है और यह पात्र बंद है। तो अब इस पात्र में गैस को अभिव्यक्त करने के लिए अर्थात इस तंत्र को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 चरों की आवश्यकता होगी, गैस का टेम्परेचर और गैस का प्रेशर। अर्थात हमें 2 वेरिएबल्स को फिक्स करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है इस सिस्टम अर्थात गैसियस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। और तीसरा जो चर है उस कॉम्पोजिशन जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि गैस केवल एक है ना, वैरायटी नहीं है गैसेस की, गैस केवल एक है, तो कॉम्पोजिशन हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पोजिशन इसका जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए यदि तंत्र में विभिन्न गैसों का मिश्रण हो यानी एक से अधिक या 2 से अधिक गैसें उसमें उपस्थित हों। अब विभिन्न गैसों का मिश्रण है तो अब इस तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए हमें तृतीय चर अर्थात कॉम्पोजिशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात यह तंत्र जब जो है अब वो द्विचर की जगह क्या हो जाएगा, बाईवेरिएंट की जगह ट्राईवेरिएंट हो जाएगा यानी त्रिचर हो जाएगा। अर्थात यदि दो या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण किसी तंत्र में उपस्थित है तो उस तंत्र को पूर्णतया से एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 चरों की आवश्यकता होगी, 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन।
इसी तरह से हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल द्वारा भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को काउंट करना सीख लेते हैं। मान लीजिए किसी बंद पात्र में यदि H2O इन लिक्विड स्टेट यानी जल की द्रव अवस्था तथा जल की वाष्प अवस्था, दो अवस्थाएं उपस्थित हैं और यह तंत्र इन दोनों से बना हुआ है, यानी द्रव जल में जल जो है वो द्रव अवस्था में भी है और जल जो है वो वाष्पावस्था में भी है, दोनों अवस्थाओं में है। तो इस तंत्र को अभिव्यक्त करने के लिए यानी एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो फैक्टर्स, दो वेरिएबल्स टेम्परेचर व प्रेशर में से केवल एक ही वेरिएबल की आवश्यकता होगी। दूसरा जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स करने पे उसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, हमें वेपर प्रेशर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात जो गैस का दाब है उसको हम गैस जो भाप बनी, स्टीम बनी यानी वाटर वेपर बना, उसका वेपर प्रेशर हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल उसका टेम्परेचर बता देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वेपर प्रेशर का ज्ञान हो जाएगा। या अगर हम केवल वेपर प्रेशर बता देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें टेम्परेचर का ज्ञान हो जाएगा, यानी जो दूसरा वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। एक वेरिएबल को एक्सप्लेन करने पे जो सेकेंड वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को काउंट करने की कोशिश की और हमने यह सीखा कि किसी भी तंत्र में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यानी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनके द्वारा पूरे तंत्र को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको हमने काउंट करना सीखा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।